हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स में बहुत परेशानी हो रही है। खासकर 12th क्लास में आने के बाद वो ये सोच रहे हैं कि भाई 11th तो जैसे तैसे निकल गई, लेकिन अब इस 12th को तो जीतना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड के मार्क्स भाई सबको ही देखता है। तो ऐसे में क्या करना है? तो अगर आप लोग परेशान हैं, दिक्कत में हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए जिससे अगर मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए और अपना कंप्लीट ऐसे रिवीजन भी करते हुए चले ताकि बोर्ड एग्जाम में आप 90 प्लस आराम से स्कोर कर सकें। तो कुछ तो स्ट्रैटेजी होती होगी जो एक टॉपर बच्चा फॉलो करता है ना। तो आज मैं उन्हीं में से कुछ ऐसे टिप्स लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसे अगर आप भी प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आप खुद ही 1-2 महीने के अंदर अंदर आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे और आप कहेंगे वाह सर, आपने बताया, हमने मेहनत करी और देखो होने लग गया। तो सही पाथ, सही डायरेक्शन के साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली यू विल रॉक। तो सर सीधा सीधा तरीका बताइए कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम ये बातें जानने वाले हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि मैथमेटिक्स कमजोर है, नहीं समझ में आ रही है या फिर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, यानी डूज एंड डोंट्स का ये स्ट्रैटेजी वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो क्लास 11th के टॉपिक्स जरूरी होते हैं कि क्लास 11th के कौन कौन से टॉपिक्स हमें एक्चुअली में आना चाहिए और कौन से टॉपिक्स की हमें जरूरत नहीं है। तो यहां पर अगर मैं बताऊं, सेट थ्योरी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्युटेशन कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक्स, 3D, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो हैं सभी टॉपिक्स आपको आने चाहिए। इनका कम से कम बेसिक्स आपको आना चाहिए, इनमें यूज किए जाने वाले सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और इनसे रिलेटेड कम से कम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना आपको आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको सारे सवाल आने चाहिए A to Z, लेकिन अगर आपने क्लास 11 में उतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया है तो सबसे पहला कदम, शुरुआत करें इन चैप्टर्स को रिवाइज करने से। आपको इनके सारे सवाल सॉल्व नहीं करने हैं, लेकिन एटलीस्ट बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि इनमें कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं और किस तरह के छोटे छोटे सवाल बनते हैं, पहले वो प्रैक्टिस कीजिए। और यहां पर आपको पीएमआई नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक नहीं करना है, सीक्वेंस सीरीज नहीं करना है, स्टैटिस्टिक्स नहीं करना है। मतलब इनमें से बहुत छोटे छोटे 1-2 फॉर्मूले ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल क्लास 12th में हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो क्लास 12th में जब वो क्वेश्चन आए तो तब आप रिकॉल कर सकते हैं उस फॉर्मूले को। तो इसके लिए आपको पूरा ये कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। मैं जितना छांट पाया, वैसे तो पूरी क्लास 11th का ही एक जो है इमेज हमें देखने को मिलता है कि उसका इस्तेमाल हो रहा है क्लास 12th में, लेकिन स्टिल आपको इतने तो रिवाइज करके चलना है। ये पहला कदम है हमारे क्लास 12th में एंटर करने से। ऐसा मत करिएगा कि हाँ क्लास 12th की किताब उठाई और पहला पन्ना देखा और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्लास 11th में जो बेस बनाया गया था उस बेस को आपने अगर रिवाइज नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी जी। इसके आगे अगर बात करें तो अब मान लीजिए आपने क्लास 11th को पूरी तरह रिवाइज कर लिया है ना, जो जैसा बताया गया वैसा रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है? आपको अब क्लास 12th की एनसीईआरटी उठानी है। ठीक है जी, एनसीईआरटी उठा के क्या करें भाई? कोई भी चैप्टर आप शुरू कर रहे हो, मान लो मैं शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर 1 से, फॉर एग्जांपल हम लोग चैप्टर 1 से शुरुआत कर रहे हैं, तो बच्चा जो सबसे पहली गलती करता है वो ये करता है कि सीधा जाता है एक्सरसाइज खोलता है। सीधा जाके एक्सरसाइज खोलना गलत है। क्यों? क्योंकि ना आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, ना ही आपने उसमें इस्तेमाल हुए फॉर्मूले पढ़े, ना ही आपने उनमें कोई डिफाइंड थ्योरम पढ़ी। तो आप एक्सरसाइज तक कैसे जा सकते हैं? आपको पता ही नहीं है उसके अंदर किस तरीके के सवाल हैं, क्या आपको पढ़ाया जाने वाला है या फिर किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो ये गलत तरीका है। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जितना भी आपको थ्योरी पार्ट लिखा गया है उसके अंदर आपको डेफिनेशंस इंक्लूड करने हैं। ये आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको समझना भी है। एक एक शब्द का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब मैथमेटिक्स में कोई भी टर्म या फिर कोई भी चीज को डिफाइन किया जाता है तो उसमें इतनी शुद्ध भाषा में उस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है ताकि उसका मतलब कभी भी ना गलत निकाला जा सके। तो आपको उसका सही मतलब समझना है। पहला स्टेप, डेफिनेशन आपको अच्छे से समझनी है।
दूसरा स्टेप, आपको अगर इस बीच में कोई थ्योरम मिल जाती है तो उस थ्योरम को जरूर प्रूफ करना भी सीखें, उसका मतलब भी सीखें और कोशिश करें कि आप उसका एप्लीकेशन को भी ढूंढें और उसको समझने की कोशिश करें। बहुत जरूरी है, थ्योरम हमें हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो थ्योरम जो है उसे पढ़ें, समझें और उसका प्रूफ, डिटेल्ड प्रूफ भी पढ़ें। ठीक है, उसके प्रूफ को जरूर मेंशन करें, क्योंकि प्रूफ जो है वो आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, एज इट इज थ्योरम को उठा के पूछा जा सकता है। और प्रूफ जो है वो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर दी है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, क्योंकि अगर आपने डेफिनेशन को ही नहीं समझा तो प्रूफ आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जनरली थ्योरम्स डेफिनेशन को ही इस्तेमाल करके प्रूफ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमारी जरूरी हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, डेफिनेशन 3 लिखा रहेगा, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 लिखे रहेंगे। तो जैसे जैसे आपको डेफिनेशंस और थ्योरम मिलते रहें, किसी भी एक्सरसाइज से पहले, सपोज मैं एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहा हूं, तो 1.1 से पहले जितने डेफिनेशन और थ्योरम हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। आगे इसके बाद आती है बाजी फॉर्मूला शीट की। तो जब भी आप कोई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, थ्योरम पढ़ चुके हैं, उनमें से निकलते हैं आपके पास कुछ रिजल्ट्स या फिर कंक्लूजन्स या फिर फॉर्मूले। ठीक है, रिजल्ट्स, कंक्लूजन या फिर फॉर्मूले। तो फॉर्मूला शीट हमेशा हमेशा बच्चे नोट्स, हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो रफ कॉपी या फिर कोई भी कॉपी का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप फॉर्मूला शीट बना रहे हैं तो हमेशा लूज शीट्स में बनाएं, क्योंकि लूज शीट्स में ऐसा है कि अगर आपने कोई गलती करी तो आप काट पीट की जगह एक नया शीट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लूज शीट्स का इस्तेमाल करें और फॉर्मूला हमेशा अपने हाथों से साफ साफ लिखें, अलग अलग पेजेस में। जैसे व्हाइट कलर के फोटोकॉपी वाले A4 साइज के जो शीट्स आते हैं, लूज शीट उन्हें कहा जाता है जनरली, तो ऐसे शीट्स को आप लोग फॉर्मूलाज लिखने के लिए हमेशा सुंदर सुंदर लिखें, कोशिश करें जितना हो सके साफ, क्योंकि इसका काम आपको आएगा जब आप आखिरी तैयारी कर रहे होंगे, जब आपके बोर्ड्स के दिन चल रहे होंगे, एग्जाम्स चल रहे होंगे, तो उन दिनों आप रिविजन कैसे कर सकते हैं? आप अपने ही हाथ के लिखे हुए नोट्स को पढ़ सकते हैं। अब अगर मान लो आपके ही हाथ के नोट्स आपको ही पढ़ने का मन ना करे तो कितनी दुविधा आ जाएगी। इससे बुरे दिन तो और कुछ हो ही नहीं सकते। तो इस बुरे दिन से बचने के लिए शुरुआती दौर पर ही आप लोग फॉर्मूला शीट बनाना शुरू करें और उसको बहुत सुंदर और अच्छे राइटिंग में उसको लिखने की कोशिश करें। थ्योरम्स का प्रूफ ना करें, लेकिन थ्योरम्स का मेंशन जरूर कर दें फॉर्मूला शीट के अंदर। ये दोनों चीजें याद रहेंगे कि हमें फॉर्मूला तो लिखने ही है, लेकिन जो थ्योरम हमें बताई गई है उन थ्योरम को एज इट इज स्टेटमेंट वाइज लिख दें। आंसर उसमें आपको, यानी उसका प्रूफ जो है वो आपको नहीं लिखना है फॉर्मूला शीट के अंदर। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी भी चैप्टर के फॉर्मूला शीट को देखोगे तो आपको उसके फॉर्मूले के साथ साथ आपको उसमें बताए गए थ्योरम्स भी ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाती हैं जब आप रिवाइज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स पॉइंट आउट करते जाइए और इसी तरीके से अपने काम को शुरू कीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला शीट तक का काम शुरू कर दिया। अब आ जाती है बात कि फॉर्मूला शीट जब आपने किसी भी एक्सरसाइज से पहले बना लिया, किसी भी एक्सरसाइज से पहले जब आपने फॉर्मूला शीट बना लिया, तो तब आप देखिए कि वो सारी चीजें जो आपने फॉर्मूला शीट में लिखी, जैसे थ्योरम हो गए या फिर कुछ रिजल्ट्स हो गए या फिर कोई फॉर्मूला हो गया, वो अपने समरी के साथ मैच कीजिए। ये एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर के आखिरी पार्ट में, आखिरी पन्नों में मिलता है किसी भी चैप्टर के। तो वहां उस सारे डेफिनेशंस को, सारे थ्योरम्स को, जो भी है उन सब को आप यहां से वेरीफाई करें कि जो भी हमने लिखा है, जो हमने पढ़ा है, क्या वो समरी में वही चीज बताना चाहता है। तो समरी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इससे कोई भी चीज मिस नहीं होती है। जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो इंपॉर्टेंट यहां पर मेंशन कर दिया जाता है। तो आप अपने नोट्स को इससे भी बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। ये आपका कंपैरिजन है, ये आपका टारगेट है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं कम से कम इतने तो पॉइंट्स होने चाहिए जितना समरी में लिखा है। अगर आप उससे बेहतर कुछ बना रहे हैं तो यू आर वर्किंग हार्ड, आप मेहनत कर रहे हैं और ऑब्वियसली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो समरी का काम हो गया। समरी के बाद हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स में। जब हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया, हमने डेफिनेशन पढ़ा, हमने थ्योरम पढ़ा, हमने थ्योरम के प्रूफ देखे, हमने इन सब की मदद से फॉर्मूला शीट बनाई। फॉर्मूला शीट बनाने के बाद मैंने उसे समरी से वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ भाई हमने ये चीजें पढ़ी, ऐसे पढ़ी और इसका मतलब ये है, इसका रिजल्ट ये है।
अब क्या करें? जब आपने इतना सारा काम कर लिया तब आपके पास उन्हीं फॉर्मूलों का या फिर उन्हीं रिजल्ट्स का, उन्हीं थ्योरम्स का एप्लीकेशन मिलेगा एग्जाम्पल्स में। कहां मिलेगा? एग्जाम्पल्स में आपको उसका एप्लीकेशन मिलेगा। अब आपको क्या करना है? आपको हमेशा एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से सॉल्व करने हैं, अच्छे से समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में भले ही 5 एग्जाम्पल हों किसी भी एक्सरसाइज से पहले, लेकिन वो 5 एग्जाम्पल्स आपको इतना आइडिया देते हैं कि आगे आने वाली एक्सरसाइज के अंदर किस तरीके के सवाल होंगे या फिर कितने लेवल के सवाल हो सकते हैं। ये एक बहुत बेहतर आइडिया देता है। दूसरा फायदा, जनरली आप देखेंगे कि कभी भी सीबीएसई जब क्वेश्चन पूछता है अपने क्वेश्चन पेपर में, तो उसके फेवरेट जॉनर में रहता है एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाता है और बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन दिया जाता है। तो इससे बच्चों का एक अप्रोच भी बेहतर बनता है कि उसने एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल को पढ़ा और अगर उसे वो समझ में आया तो वो उसे आंसर भी कर सकता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम्पल्स करना बेहद जरूरी है। तो जब हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं तो उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन हमेशा 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 अपने नोट्स में मेंशन करें, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने पढ़ लिया। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। तो किसी भी एक्सरसाइज से पहले कुछ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं जो कि उस कॉन्सेप्ट या फिर उस फॉर्मूले के एप्लीकेशन को बताता है। तो ये करना जरूरी है। इससे आपको ये समझ में आता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमें किस तरीके से पूछा जाएगा, किस तरीके से उसको यूज में लाया जाएगा, इसका जानना बहुत जरूरी है। यहां से आप क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चंस को वेरीफाई नहीं, क्वेश्चंस को आप एप्लीकेशन फॉर्म में समझ सकते हो कि हाँ हम ये क्यों पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली। तो जब आपको क्यों का पता लगता है तो आप ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उन चीजों के साथ कनेक्ट होते हो। जब हम लोगों ने इतने सफर को पार कर लिया, हमने इतनी मेहनत कर ली, तो अब हमारे पास कौन सा कदम आता है? वो आता है एक्सरसाइज। यानी जो बच्चा पहली बार एक्सरसाइज में चला गया था उसने कितने सारे कदम तो छोड़ दिए। उसने पहला कदम छोड़ दिया, दूसरा कदम छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया, चौथा छोड़ दिया और वो सीधा 5वें कदम में जाना चाहता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आसान नहीं होगा, ये मुश्किल होगा? हाँ, नामुमकिन कहना शायद थोड़ा सा गलत होगा। हाँ, इट इज पॉसिबल, बट आपको नहीं लगता कि हाँ सीधा 5वें कदम पर कूद जाना एक सही चॉइस होगी? ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल नहीं। अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान होने लग जाएंगी, मुश्किल नहीं। मुश्किल इन्हें कहते हैं कि आप सीधा इस एक्सरसाइज में चले जाएं। अब जब आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जाते हैं तो एनसीईआरटी का हर एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, और उसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस को आपको बहुत अच्छे से समझना है। कभी भी ये ना सोचें कि हाँ ये सॉल्यूशन मैं पढ़कर समझ लूंगा। हमेशा क्वेश्चन को अपने हाथों से लिखकर सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो दिमाग से हाथों का एक कनेक्शन, बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन बनता है और आपको रिकॉल करने में भी आसानी होती है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना कि रिकॉल करने के लिए हमें हाथों से लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, चाहे वो कैसा भी कहीं से भी आया हुआ सवाल हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये कहेंगे कि भाई जब हमने एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज 1 लगा लिया, 2 लगा लिया, 3 लगा लिया, सारे एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। अब हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब क्या करें? अब आपको जाना है एक हायर वर्जन ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर, जिसके अंदर आपको मिलते हैं बेहतर सवाल, थोड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस, जैसे हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले जो सवाल होते हैं वैसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हैं। आप में से कुछ बच्चों को मैं ये सजेस्ट करता हूं, जैसे जिनको मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, जो सिर्फ इतना पढ़ना चाहते हैं कि हमारे एक बेसिक लेवल पे अच्छे मार्क्स आ जाएं, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो मैथ्स को थोड़ा और पसंद करते हैं, उनके साथ रुचि रखते हैं और चाहते हैं कि मैं मैथ्स को और बेहतर तरीके से समझूं, तो वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जरूर करें। बाकी बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए शायद ये उतना इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत बेहतर चीजें सीखना चाहते हैं तो एग्जाम्पलर के अंदर एंटर करें और वही सारे प्रोसेस जो है, पहले डेफिनेशन, फिर उसमें मेंशन कुछ नए थ्योरम्स, एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो भी हैं, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज में जाइएगा और इससे अंदर आपको मिलते हैं एमसीक्यूज। क्या मिलते हैं बेटा? एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत अच्छे सवाल, पोटेंशियल सवाल माने जा सकते हैं। तो वे बच्चे जिनको मैंने कहा कि एग्जाम्पलर स्किप कर सकते हैं, वो चाहें तो अपने एमसीक्यू वाले पार्ट, जो कि 10 सवाल हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, तो उसके लिए वो इस बुक को रेफर कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की बुक हो या फिर एग्जाम्पलर की बुक हो, हमें फ्री में अवेलेबल मिल जाती है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ लॉस हो जाएगा अगर आप इसे ले लेते हैं या खरीद लेते हैं और फिर नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसा कोई लॉस नहीं होने वाला है। आप इसे कहीं से भी आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। दिस इज फ्री फॉर ऑल। तो यही पैटर्न आपको एग्जाम्पलर के साथ करना है, लेकिन याद रहे एग्जाम्पलर आपको तब उठानी है जब आपने किसी भी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया हो, उसके बाद उस चैप्टर को आप एग्जाम्पलर से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है नोट्स मेकिंग। ये सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है। जो बच्चे नोट्स ही नहीं बना पाएंगे तो उसे पढ़ेंगे कैसे। तो नोट्स बनाना हमारे लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम है। तो नोट्स की शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे आप स्कूल से पढ़ रहे हो, चाहे आप ट्यूशन सेंटर में पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ते दौरान जो भी नोट्स आप बना रहे हैं उसको एक बार और अच्छे से याद रखें, एक बार और अच्छे से बनाएं। और वो भी कहां बनाएं? अपनी नोट्स वाली कॉपी में। क्योंकि जब आप क्लासरूम में बैठे बैठे नोट्स बनाते हैं तो कई बार आपको बहुत तेजी से लिखना होता है या फिर समझना होता है, तो आप नोट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी चीजों को बचने के लिए आप क्या करें? एक बार और नोट बनाएं। इसके दो फायदे हैं। पहला, आपका नोट तैयार हो रहा है बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत वाले। दूसरा, एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में काम आएगा और वो सब कुछ साफ साफ दिखेगा, तो आपको नींद भी नहीं आएगी पढ़ते हुए। वाह, क्या फायदे हैं, है ना। तो ऐसे फायदों के लिए बेटा शुरुआत पहले दिन से ही करनी पड़ती है। बहुत ही सीधी सी कहावत है बेटा, आज अगर आप एक बीज जमीन में डालोगे तो कम से कम आपको उसको 5 साल तक पानी देते रहना होगा, तब जाके वो एक बड़ा पेड़ बनेगा और उसमें से फल आने शुरू होंगे। कहना सही है? बिल्कुल। तो इस तरीके से बेटा, अगर आपको बोर्ड वाले जंग को जीतना है तो आपको पहले दिन से एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, सो दैट आप वो वाले स्कोर को अटेम्प्ट कर पाए जो कि टॉपर्स किया करते हैं। तो ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, ये बस एक सही स्ट्रैटेजी का नतीजा है, रिजल्ट है, कंक्लूजन है ना। तो आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट करना है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पकड़ा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े कन्वर्जन ऑफ एंगल। तो कन्वर्जन ऑफ एंगल को जैसे भी आपने पढ़ा उसको बहुत साफ साफ राइटिंग के साथ अपने नोट्स बनाएं, और जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उसके साथ आपको 2 से 3 एग्जाम्पल वहीं पर सॉल्व करने हैं। अब चाहे वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हो, चाहे आपके टीचर के थ्रू दिए गए कुछ एग्जाम्पल्स हो, उनको वहां पर मेंशन करें। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और आपको एग्जाम्पल ना मिले तो वो कॉन्सेप्ट आपको याद रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और एग्जाम्पल की मदद से पढ़ेंगे तो वो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को भी रिगेन करता है, ठीक है। दूसरा जो सबसे मुश्किल काम होता है, दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ये क्या है सर? इसे ध्यान से समझना, ये बहुत काम की चीज है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 सवाल हैं, आपके सामने 10 सवाल आए, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। आपने जब वो 10 सवाल सॉल्व किए तो उसमें 10 में से 5 सवाल तो आपने यूं ही सॉल्व कर दिए। अरे इसका फॉर्मूला ये है, इसमें आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा, आपने 5 सवाल आराम से सॉल्व कर दिए। लेकिन बचे 5 में से आपने 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पर आपने एक बार सॉल्यूशन देखा और समझ में आ गया कि मैंने ये गलती करी थी, तो मैंने उन तीनों को भी सॉल्व कर लिया। अब वो मेरे कॉन्फिडेंस में है, लेकिन 1-2 बार रिवाइज करना पड़ेगा। बचे हुए 2 सवाल सोचिए, 2 सवाल ऐसे आपको मिलते हैं जो कि आपसे सॉल्व नहीं हुए, आपने उसका सॉल्यूशन भी देखा तब भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी चीजों को आप डाउट में रखें, उसको बार बार रिवाइज करें कि ये जो सवाल है, दैट इज जो आपके लिए मुश्किल सवाल है। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो मुश्किल सवाल है, हो सकता है कि आपके अलावा किसी और बच्चे के लिए वो बहुत आसान सवाल हो सकता है, देयर आर पॉसिबिलिटीज। तो आपको अपने मुश्किल सवालों को खुद स्टार मार्क करना है। हमेशा याद रखें, किसी भी एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज के अंदर ऐसे सवाल जरूर मिलेंगे जिसको देखकर आपके दिल में थोड़ा दुख होता है, तो उस सवाल को वहां पे स्टार मार्क कर दो, बुक के अंदर ही कर दो। और याद रखो कि जब भी मैं रिवाइज करूंगा, याद रखो जब भी मैं रिवाइज करूंगा या करूंगी, मैं इन सवालों को जिनको मैंने स्टार मार्क किया है, मैं इन्हें एक बार और दोहराएंगे, एक बार और दोहराना है। क्योंकि जितनी बार आप दोहराएंगे
आपको ये प्रैक्टिस होता रहेगा और आपका डर निकल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने 1000 बार सॉल्व कर लिया हो, तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, तो उसका कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब बात आती है कि हमारे पास, ये चीज ध्यान रखिएगा, हमें इस वाले पर ध्यान देना है। ये वाला बिल्कुल जब भी आप रिवाइज करें, एक बार में हो गया वाला सवाल दोबारा रिवाइज नहीं किया जाता है। कुछ बच्चों की ये गलती होती है कि वो किताब उठाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व हो जाने शुरू हो जाते हैं। अरे नहीं भाई, जब तुम्हें एक बार में हो गया तो उसे दोबारा करके तुम्हें ऐसा कौन सा आनंद मिल रहा है? कोई आनंद नहीं मिलेगा। आपको आनंद मिलेगा शायद इस वाले को टेम्पररी सॉल्व करके। जब आपको ये एक बार में होने लग जाए तो इसको भी कट लगा देना कि अब मुझे दोबारा नहीं देखना है। लेकिन जो सवाल हर बार सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको इसकी रिगरस प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। डन। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कब रिवीजन करना है, कब करना है। मैं देखो, सबसे पहले तो टाइमली रिवीजन का मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक हफ्ते के अंदर ही रिवाइज करना है, आपको 10 दिन के अंदर ही रिवाइज करना है। सबसे पहली चीज ये आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं कितने दिनों के अंदर ये फॉर्मूले या फिर कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरम को भूल जाता हूं। अगर आपके लिए ये भूलने वाला जो पीरियड है ये 2 दिन है, तो आप 2 दिन में रिवाइज करें। अगर आपके भूलने वाला पीरियड 7 दिन है तो 7 दिन में रिवाइज करें। अगर आपका भूलने का पीरियड 1 महीना है तो आप 1 महीने में रिवाइज करें, लेकिन उसको बांध के रखें कि हाँ वो भूलना नहीं चाहिए। भूलने वाले से पहले ही आप एक बार उसको रिवाइज कर लें। तो ये रिवीजन का सबसे बड़ा मंत्र है। क्विक रिवीजन का मतलब क्या हुआ कि आप ऐसा ना करें कि रिवाइज करते हुए आप नोट्स को देख रहे हैं और हर एक लाइन आराम आराम से पढ़ रहे हैं। हमेशा याद रखें कि किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी चैप्टर को पढ़ते हुए अगर आपको मान लीजिए 10 घंटे लगे हैं, तो रिवाइज करते हुए आपको 2 घंटे लगने चाहिए। इतना कम टाइम लगना चाहिए रिवाइज करते हुए। क्यों? क्योंकि आप उस रास्ते से एक बार गुजर चुके हो ना, जहां पर अटकना था अटक चुके हो ना। दोबारा अटकने का मतलब आपने पहली बार भी ठीक से नहीं किया। तो रिवाइज करने का तभी सेंस बनता है जब आपने उसे पहली बार पूरी तरीके से खत्म कर दिया हो। तो दूसरी बार जब आप करेंगे तो शायद 1-2 जगह अटकेंगे, बार बार नहीं। तो रिवीजन कितना होना चाहिए? रिवीजन डायरेक्टली 1/5 टाइम होना चाहिए। अगर आपने 10 घंटे में पढ़ा है तो 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। सॉल्व एवरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ईच टाइम। जब भी आप रिवाइज करें, जो आपने यहां पर स्टार मार्क किया था ये वाले सवाल कि भाई जो हमसे एक बार में नहीं हो रहा, बार बार सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, तो जब भी रिवाइज करें तब उसको, उन प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करें। इससे क्या होगा? आपके कनेक्शंस बिल्ड होते रहेंगे। फॉर्मूला जैसे आपने पढ़ा और उससे एप्लीकेशन भी आपने पढ़ लिया, तो ये एक फीचर आपको मिलेगा। और इसी के साथ या आगे, ठीक है। हेल्प बुक। अब बात आती है हेल्प बुक की। हेल्प बुक बच्चे को नहीं समझ में आता है वो क्या करता है। तो मैं सबसे पहली चीज ये बताता हूं कि हेल्प बुक कितनी होनी चाहिए। कितनी हेल्प बुक होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो मैं यहां पर कहूंगा कि आपको 1 किताब होनी चाहिए। हमेशा याद रखें, 1 किताब पूरी सॉल्व करें, पूरी सॉल्व करें। अब इसके लिए कौन कौन सी किताबें हो सकती हैं? जो भी आपको मार्केट में सबसे बढ़िया किताब ट्रेंडिंग लगे आप उठा सकते हैं, जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, या फिर कोई भी ऐसी किताब जो आपके स्कूल टीचर प्रेफर करते हो प्रैक्टिस के लिए। तो आप ऐसी किताब, 1 किताब उठाएं और उसको पूरी सॉल्व करें। क्योंकि कई बार बच्चा गलती ये करता है कि वो मार्केट में ट्रेंडिंग सारी किताबें उठा लेता है, 3-4 किताबें उठा लेता है, और फिर उसके बाद उसे उन किताबों को खोलने का भी मन नहीं करता, क्योंकि उसके पास ढेर सारा कंटेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। तो वो कैसे पढ़ेगा? इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो हमेशा 1 किताब उठाएं, पूरी खत्म करें। पूरी खत्म करने के बाद आपको ये लगेगा कि भाई अब मुझे हो गया, या फिर एक बच्चों को लगेगा कि मुझे और करना है। तो जब आपको और करना हो तो बेटा आप दूसरी किताब ले सकते हैं और उसको पूरा सॉल्व करने का अपने आप को टारगेट दे सकते हैं। लेकिन याद रखें बेटा, 2 से ज्यादा किताब आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पहली किताब में भी जो लेवल आपने पढ़ा होगा वो दूसरी किताब में भी उससे मिलता जुलता ही लेवल मिला होगा। उसमें से 40 से 30%, 30 से 40% सवाल एकदम टू द पेस्ट कॉपी पेस्ट होंगे,
और बचे सवाल भी काफी हद तक मिलते जुलते ही होंगे, तो ऐसा कोई फायदा नहीं होगा कि आप दूसरी किताब से हटकर भी तीसरी किताब को सॉल्व करें, ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं बताऊंगा कि अगर आपने ये भी कर लिया तो उसके बाद भी आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। अब बात है ये कि जब आप हेल्प बुक को फॉलो कर रहे होते हैं तो हेल्प बुक के दौरान बच्चा एक गलती करता है। मान लीजिए मैं किसी एक किताब आर डी शर्मा की बात करता हूं, तो उसकी एक एक एक्सरसाइज में ढेर सारे सवाल होते हैं, 70 80 सवाल होते हैं, तो वो वहां बच्चा देखता है और घबरा कर उसको छोड़ देता है, कहता है इतने सवाल कौन करे। तो आपको स्ट्रैटेजी ये रखनी है कि मुझे एग्जाम्पल तो करने हैं और सारे एग्जाम्पल करने हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको वैरायटी का आइडिया देता है कि मेरे पास कितने वैरायटी के सवाल होंगे। तो यहीं से आपने कम से कम 20 से 40 सवाल कर लिए होते हैं एग्जाम्पल्स करते हुए। फिर लेकिन जब आप एक्सरसाइज में जाते हैं तो एक्सरसाइज तो करनी है, लेकिन याद रखें बेटा, आपको हर क्वेश्चन नहीं करना है। आप या तो इवन क्वेश्चन करें या तो ऑड क्वेश्चन करें। आप दोनों करेंगे तो दोनों करने में आपको समय लगेगा। यानी आप चुन लें कि मैं इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करूंगा या फिर ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करूंगा। इससे क्या होगा, शायद एक या दो मुश्किल सवाल, जो अच्छा सवाल है वो आपसे स्किप हो जाए, लेकिन आप वैरायटी में ढेर सारे सवाल कर चुके होंगे। तो वैरायटी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि कितने वैरायटी के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। तो इवन या फिर ऑड, इन दोनों में से कोई एक आप चुन लें। आपको इवन समझ आ रहे हैं इवन करिए, ऑड समझ आ रहे हैं ऑड करिए। स्मार्ट तरीका क्या होता है, स्मार्ट तरीका मैं ये फॉलो करने के लिए बोलता हूं कि स्मार्ट तरीका ये होता है कि आप पूरे एक्सरसाइज को पढ़ें, पढ़ते हुए जाइए। क्वेश्चन 1 पढ़िए, क्वेश्चन 2 पढ़िए, क्वेश्चन 3 पढ़िए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन 1 पढ़ के आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसको क्या ही करना है, तो स्किप कर दें। दूसरा क्वेश्चन आए, उसे आपने पढ़ा, अरे ये भी बड़ा आसान लग रहा है, इसको क्या ही करना है। हेल्प बुक आप कब उठाते हैं, जब आपकी एनसीईआरटी खत्म, एग्जाम्पलर खत्म, आपने हर तरीके से तैयार कर लिया, अब आप हेल्प बुक उठाते हैं कि मुझे और करना है ना। तो तब आप जब इसके एक्सरसाइज में जाएंगे, पहला क्वेश्चन आता है सर, दूसरा क्वेश्चन आता है, तो इनको सॉल्व ना करें। अब तीसरे क्वेश्चन में आइए, तीसरा क्वेश्चन लग रहा है अरे यार ये वाला एक बार सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो तब आप जब ऐसे करके करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको आधे सवाल ऐसे ही स्किप करने पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी नजर से हर सवाल गुजर भी जाएगा और आप आधे सवालों को करके भी इस पूरे हेल्प बुक को कवर अप कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी हेल्प बुक के लिए याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब भी कोई चैप्टर खत्म हो जाए तो अब आपने क्या क्या कर लिया है, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं। आपने एनसीईआरटी लगा ली, आपने एग्जाम्पलर लगा लिए, आपने हेल्प बुक के भी क्वेश्चंस लगा लिए। अब आपको वैरायटी तो छोड़ो, वैरायटी की भी वैरायटी आपको पता है ना। अब वैरायटी की वैरायटी जब पता है तो आप स्टार्टिंग स्टेज में 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखिए, उसमें से एनालाइज कीजिए कि कौन कौन से सवाल इस चैप्टर से पूछे गए हैं, उनको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए पीवाईक्यू। अब अगर आप इसमें समय नहीं लगाना चाहते हैं तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह पे लिखे होते हैं चैप्टर वाइज, तो आप वो यूज कर सकते हैं। या फिर आप बिना किताब खरीदे खुद से ढूंढ ढूंढ कर लिख सकते हैं। तो खुद से ढूंढ कर लिखेंगे तो आपको एक और कनेक्शन मिलेगा कि हाँ, आपको कभी भी क्वेश्चन पेपर पढ़कर ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, कौन से टॉपिक से है, किस चीज से रिलेटेड है। तो ये भी एक तरीके का मेंटल एक्सरसाइज है जो कि मेरे ख्याल से करना बेहद जरूरी है। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आप समय थोड़ा बचाना चाहते हैं, तो आप ऐसी किताब खरीद सकते हैं जिसमें पीवाईक्यूज जो हैं वो चैप्टर वाइज मेंशन रहते हैं, है ना। अब 5 साल के बाद ये मत सोचना कि एकदम से 10 साल पे चले जाएं। जब आप 5 साल के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिल गया कि हाँ सर, अब हमें लग रहा है कि हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है, सब कुछ आ गया है, और लेकिन अगर अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आया तो आप पीछे और 5 साल जा सकते हैं, यानी पीछे के 10 साल क्वेश्चंस कर सकते हैं, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस चाहिए या फिर आपके पास समय है, आप उसको किसी और चीज में खराब ना करने के बजाय आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे मैथ्स आगे तक लेकर जाना है, मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, तो आप इतनी और एफर्ट लगा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी से आप क्या कर सकते हैं बेटा, बड़े आराम से, बहुत ही आराम से मैथमेटिक्स का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो रुकावटें आती हैं वो रुकावटें अपने आप देखिए हटने लग जाएंगी और आप मैथ्स में दिन प्रतिदिन बेहतर होते चलेंगे। और जितना बेहतर होते जाएंगे आपके मन में उतनी ही खुशी आएगी और आपको मैथ्स करने की और ज्यादा ललक लगेगी और ज्यादा भूख लगेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को समझ में आई है और आप इसे जल्द से जल्द फॉलो करेंगे। तो बताइएगा बेटा
क्या आपको ये बेनिफिट दे रहा है, तो ये हमेशा के लिए ये स्ट्रैटेजी आप लोगों की हुई। तो अब इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके अपने बोर्ड्स के मैथमेटिक्स के अंदर 100 से 100 लाने का सपना पूरा करें। जय हिंद दोस्तों।